हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अभी तक हमने कंडीशन और वारंटी के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके ब्रीच होने पर, जिसके टूटने पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है वो सेल का। और वारंटी क्या है? कोलेटरल है, सिर्फ हेल्पफुल है। उस केस में हम क्या सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसको आगे करते हैं। अब बात आती है व्हेन डज ए कंडीशन बिकम्स ए वारंटी। कब एक कंडीशन वारंटी बन जाती है? एक कंडीशन वारंटी कब बन जाती है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज एनी कंडीशन दैट नीड टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर मे इफ ही सो डिजायर्स वेव सच कंडीशन और ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड सेव द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बिकमिंग वॉइड। देखिए, अब ये बायर के ऊपर होती है बात। बायर कौन है? जो खरीदार है वो क्या करेगा? वो सेलर को ये कह सकता है कि हम इस कंडीशन को तोड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं मानेंगे उसे, कॉन्ट्रैक्ट को हम ये नहीं मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन से हम कॉन्ट्रैक्ट का टूटना जब नहीं मानेंगे तो हम उसे क्या ट्रीट कर सकते हैं? ब्रीच ऑफ वारंटी, की वारंटी ही टूटी है, कॉन्ट्रैक्ट इससे खत्म नहीं होगा, इससे सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ए ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस में ऐसा किया जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, वो कौन कौन से केसेस होंगे? जब आता है वेवर ऑफ कंडीशन। ठीक है, जब सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ने फुलफिल नहीं की वो कंडीशन पूरी नहीं की, और बायर चाहे तो अपनी इच्छा से वो डिसाइड कर दे कि भाई मैं इस कंडीशन को अब वेव कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ये कंडीशन अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है? वो कंडीशन वारंटी बन जाती है। इफ द बायर हैज वेव्ड ए कंडीशन एंड एक्सेप्टेड द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ही कैन नॉट लेटर होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच कंडीशन। बाद में हम सेलर को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, अगर बायर ने वेव ऑफ किया है तो उस चीज़ के लिए फिर बाद में सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ और सिर्फ बायर। ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस। उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता, सिर्फ और सिर्फ नॉन परफॉर्मेंस के लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है कि कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। पहले तो था बायर की विल पे, कि बायर की इच्छा से है, वो चाहे तो उस कंडीशन को वारंटी भी मान सकता है, उसके टूटने पर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ना चाहता तो ऐसा वो विलफुली अपनी इच्छा से कर सकता है। अब है कंपल्सरी ट्रीटमेंट, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 13(2) में बताया गया है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट डिविजिबल, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिविजिबल नहीं है, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द डिलीवरी ऑफ ए पार्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, बायर ने कुछ पार्ट उसका रिसीव कर लिया है, और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू गुड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू द बायर, unless there is an express or implied contract to the contrary, the breach of condition is deemed to be breach of warranty. अगर कुछ और नहीं कह रखा है इसके विपरीत तो हम क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट? कि जितना भी पार्ट उसने रिसीव कर लिया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन ही मानी, तो उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी रेपुडिएटेड व्हेन देयर इज एन इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कहा गया है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बारे में, तभी हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्लियर? फिर आता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम एंड पेमेंट। पेमेंट और टाइम से रिलेटेड कुछ कंडीशंस उसमें डाली जाती हैं। तो क्या कहता है? सेक्शन 11 में बताया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कि अनलेस देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रेरी, अगर पार्टीज ने कोई और बात नहीं कही है तो हम क्या मानेंगे? द टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट डीम्ड टू बी द कोर इशू और द एसेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्पेसिफिकली ये कह दिया जाएगा हमें कि 6 महीने में, साल में, या 2 दिन में, 15 दिन में, वो टाइम पीरियड बता दिया कि कब हमें सेल करनी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कब पूरा करना है, तभी उस केस में क्या किया जाएगा? टाइम ऑफ पेमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, अदरवाइज इसे कोर इशू नहीं माना जाएगा। कोर इशू मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी इस बात को कि पेमेंट कब हो रही है। ठीक है, वेदर और नॉट द टाइम ऑफ पेमेंट इज ऑफ एसेंस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट
के अनुसार हम देखेंगे कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट हम किस टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, सेल कर दी गुड्स की, उसकी पेमेंट कब आ रही है, ये मुद्दा कब हो सकता है, ये मुद्दा तब बन सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट में दिया हो स्पेसिफिकली कि इस टाइम के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं दिया है, तो ये एक मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। अब कुछ होती हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी आती हैं। तो इम्प्लाइड कंडीशन है क्या? द कंडीशन और वारंटीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो कंडीशंस हैं, वारंटीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब जिनको बोल के बताया जाए, और इम्प्लाइड क्या, जो खुद से समझ में आ जानी चाहिए कंडक्ट से। ठीक है, एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटीज आर द वंस दैट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो चीज़ें स्पेसिफिकली बताई जाती हैं, विशेष रूप से बताई जाती हैं, तो वो क्या है? कंडीशंस और वारंटीज। कौन से तरह की? एक्सप्रेस। एक होती है इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज आर द वंस दैट आर एप्लीकेबल इन कॉन्ट्रैक्ट दैट डू नॉट हैव स्पेसिफिक वारंटीज और कंडीशन। जो स्पेसिफिक नहीं होती वो क्या है? इम्प्लाइड वारंटीज हैं, ये इम्प्लाइड कंडीशन है। इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज, द पर्पज ऑफ लॉ इज टू इन्फर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज व्हेन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी सच वारंटीज एंड कंडीशन आर डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ें बोल के नहीं बताई जाती, ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इनका होना ज़रूरी है। कुछ कंडीशन वारंटी, मान लीजिए हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उस सामान का ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे खाने पीने का आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो ये बोल के नहीं बताया जाएगा कि आप हमें सामान जो है बिल्कुल ताज़ा दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो चीज़ बासी हो और ख़राब हो गई हो, जैसे मिठाइयों के केस में करते हैं, दूध के केस में होता है। ये चीज़ें क्या है? पेरिशेबल नेचर की हैं, जल्दी ख़राब होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हमें दुकानदार को बोल के ये नहीं बताना होता स्पेसिफिकली कि आप हमें ख़राब हुई चीज़ ना दें। ठीक है, जो चीज़ ख़राब हो चुकी, ऐसी चीज़ हमें ना दें, ऐसा बोलना नहीं होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, दुकानदार को खुद इतना समझदार होना चाहिए कि वो आपको जो भी गुड्स देगा वो ताज़ा देगा। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस हैं क्या क्या? देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज़ फॉलोइंग इम्प्लाइड कंडीशंस। कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस बताई गई हैं। नंबर 1, कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ द गुड्स। ठीक है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, अनलेस द सर्कमस्टांस इंडिकेट अदरवाइज, द इम्प्लाइड कंडीशन आर दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स एंड दैट द ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू बायर एट द टाइम ऑफ सेल। सबसे पहली बात तो टाइटल ऑफ गुड्स की होती है। सेक्शन 14A आता है, वो क्या कहते हैं उसमें, जो इम्प्लाइड कंडीशंस ये भी है कि द सेलर हैज़ अ राइट टू सेल। सेलर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो इन गुड्स को बेच सके, और जो ओनरशिप है गुड्स की वो ट्रांसफर कर सके बायर को एट द टाइम ऑफ सेल। द सेलर मस्ट हैव राइट टू सेल द गुड्स, बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ सच गुड्स। ठीक है, बस सेलर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो गुड्स को बेच सके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उसका मालिक हो, क्योंकि एक एजेंट भी ऐसा कर सकता है। एक एजेंट को भी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये अधिकार होता है। ठीक है, अगर बायर को बाद में ये पता चलता है दैट सेलर के पास कोई राइट ही नहीं था उसको बेचने का, ठीक है, तो द लॉ एंटाइटल्स हिम टू रिसीव बैक द प्राइस दैट ही हैज पेड फॉर सच गुड्स। उसको बाद में वो पैसे वापस मिल सकते हैं बायर को, अगर सेलर के पास बेचने का अधिकार नहीं था तो। ठीक है, तो टाइटल ऑफ गुड्स क्या है? अधिकार है एक तरीके से। जो हमें बेच रहा है गुड्स, वो जो सेलर है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए गुड्स को बेचने का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल बाय डिस्क्रिप्शन। वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, द इंप्लाइड कंडीशन इज दैट द गुड्स विल कंफर्म टू देयर डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, हमने कह दिया कि हमें तो यही चीज़ खरीदनी है, तो गुड्स वही होने चाहिए जो हमने डिस्क्राइब किए गए हैं। एक शर्ट हम पसंद करके आते हैं, या कोई भी सोफ़ा हम पसंद करके आते हैं मान लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज़ हम पसंद करके आते हैं, कोई टेबल कुर्सी पसंद करके आते हैं स्पेसिफिकली कि हमें तो यही पसंद है, हमने डिस्क्राइब कर दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, तो सेम वैसी ही चीज़ आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 15 में बताया गया है कि इफ गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, they must conform to the description and sample both. ठीक है, if the goods conform to the sample and not to their description, the buyer has the right to refuse to accept such goods. वो चाहे तो उन गुड्स को खरीदने से मना भी कर सकता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या है, उसने डिस्क्रिप्शन दिया है और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या जो सैंपल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो बायर उसको खरीदने से मना कर सकता है।
जैसे एक निकोल और गोड्स का केस है, उसमें बताया गया है द ऑयल डिलीवर्ड टू बायर मैच द सैंपल, जो सैंपल था उससे मैच कर गया बट डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किया, तो कोर्ट ने ये कह दिया कि द बायर वॉज इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। बायर के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो उसे रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंप्लाइड कंडीशंस में क्वालिटी एंड फिटनेस का। क्या आता है? क्वालिटी एंड फिटनेस। ऑर्डिनरीली ये कहा जाता है देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड सप्लाइड। ठीक है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऑर्डिनरीली द रूल कैविएट एम्प्टर का रूल होता है जो हमें कहता है लेट द बायर बिवेयर। बायर को इतना बिवेयर होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए, बायर को अपने जागरूक होना चाहिए कि वो जो भी गुड्स खरीदे उस टाइम उसे देख ले ढंग से कि वो गुड्स उसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, लेट द बायर बिवेयर इज एप्लीकेबल टू ए सेल, विच इम्प्लाइज दैट बायर को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी, उसकी फिटनेस गुड्स की ऐसी है जैसा वो चाह रहा है, उसके यूज के अकॉर्डिंग वो है, वो ठीक क्वालिटी की है। अगर गुड्स उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो ही कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। इफ गुड्स डू नॉट मीट द क्वालिटी एक्सपेक्टेड बायर ही कैन नॉट रिटर्न द गुड्स, बट इफ द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द स्पेसिफिक पर्पज। मान लीजिए उसने स्पेसिफिकली अगर बताया है पहले, ठीक है, उसने अपने कंडक्ट से शो किया है या बता दिया कि मुझे इस क्वालिटी के गुड्स चाहिए, ठीक है, तो फिर वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, दैट ही रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर एंड गुड्स आर ऑफ द डिस्क्रिप्शन द सेलर इज डीलिंग विद द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, उस केस में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात थी क्वालिटी एंड फिटनेस की। क्वालिटी एंड फिटनेस आमतौर पर किसकी जिम्मेदारी है? बायर की जिम्मेदारी। ये बताया गया है बायर, लेट द बायर बिवेयर। बायर को इतना बिवेयर होना चाहिए, इतना चौकन्ना होना चाहिए कि वो गुड्स जब खरीद रहा है तो उस टाइम पे इस बात का ध्यान रखे। ठीक है, फिर आता है द गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड द बायर हैज इंडिकेटेड दिस टू सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिफ्यूज द गुड्स इफ दे डू नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन। अगर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसे क्या कर देंगे? रिफ्यूज कर सकते हैं एज बायर। But for this implied condition to be valid, the object for which goods are intended must be expressly or implication made known to the seller. आपको स्पेसिफिक पर्पज उन गुड्स को खरीदने का सेलर को बताना पड़ेगा पहले, तभी आप उसे ठीक मान सकते हैं। ठीक है, तभी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी ऑफ गुड्स। इवन इफ द गुड्स परचेज आर एज पर द डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, द गुड्स मस्ट बी मर्चेंटेबल। ठीक है, उसका व्यापार किया जा सके। ठीक है, पीर मोहम्मद और डोलुगैम का केस है, पीर मोहम्मद वर्सेस डोलुगैम। इसमें क्या कहते हैं? इट इज एन इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन इन विच सीमेंट सोलिडिफाइड इनटू रॉक। सीमेंट सोलिडिफाइड इनटू रॉक बिकॉज इट वाज वेट। सीमेंट गीली हो गई थी जिससे क्या हो गए? चट्टान के टुकड़े से बन गए उसमें। ठीक है, वॉज डिक्लेयर टू बी नॉन मर्चेंटेबल, उसको फिर बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मर्चेंटेबल भी होनी चाहिए वो चीज। बट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स एंड इफ सच एग्जामिनेशन डज नॉट रिवील एनी डिफेक्ट इन गुड्स, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन। बायर ने चेक किया उस गुड्स को, देख लिया अच्छे से। ठीक है, हम दही लेने जाते हैं और वो दही इस पोजीशन में नहीं है, मान लीजिए लाइट नहीं थी, उसकी वजह से वो पिघल कर लस्सी बन गई उसकी, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? वो क्या कह देंगे? उसने अपनी फॉर्म चेंज कर दी है। ठीक है, जिस पर्पज के लिए था वो, अब वो उस पर्पज के लिए मर्चेंटेबल नहीं है। लेकिन बायर ने एग्जामिन किया है गुड्स को, उस एग्जामिनेशन के बाद कोई डिफेक्ट नहीं निकला, सो देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन। इफ हाउएवर द बायर्स एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट रिवील एनी डिफेक्ट एंड द बायर एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, एंड बायर एक्सेप्ट द गुड बट फाइंड्स दैट गुड्स आर डिफेक्टिव एंड दे आर पुट टू द वर्क, इट इज डीम्ड टू बी ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी कंडीशन। घर जाके भी उसे अगर ये पता चलता कि ये गुड्स अब किसी काम के नहीं है तो उसे वापस कर सकता है, अगर उसका पर्पस ऐसा नहीं पूरा हो रहा है मर्चेंटेबिलिटी का। क्लियर? फिर आता कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। ठीक है, इंप्लाइड कंडीशन क्या है? द एंटायर लॉट ऑफ गुड्स विल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। सारे के सारे गुड्स जो भी आपने डिलीवर किए हैं वो सैंपल के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ठीक है, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो इजीली उसको कंपेयर कर सके गुड्स को सैंपल के साथ, जैसे उसने सैंपल बताया था वैसे गुड्स हों। देयर विल बी नो लेटेंट डिफेक्ट्स इन द गुड्स विच आर नॉट अपेरेंट और विजिबल बट विच रेंडर्स द गुड्स टू बी नॉन मर्चेंटेबल। ऐसे कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए जो हमें विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उससे क्या है उसकी मर्चेंटेबिलिटी खत्म हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सैंपल के अकॉर्डिंग ही गुड्स होने चाहिए।
क्लियर। फिर आता कंडीशन एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड। एन इम्प्लाइड कंडीशन कैन रिलेट टू अप्रोप्रिएट कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ट्रेड के, व्यापार के, उससे रिलेटेड होना चाहिए। इफ एन ऑर्डर फॉर गुड्स इज प्लेस्ड विद द मैन्युफैक्चरर, इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स सप्लाइड मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर एंड नॉट प्रोक्योर्ड फ्रॉम द अदर्स। हमने अगर गुड्स ऑर्डर किए हैं किसी मैन्युफैक्चरर को, कि हमने, वो मैन्युफैक्चरर है पहली बात, तो वो बना रहा है गुड्स को, अगर हमने उसे ऑर्डर किया है तो हमें गुड्स उसी से मिलने चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी और से बनवा के दे देगा। एक स्पेसिफिक हलवाई की दुकान पे जाके हम कोई चीज़ बनवाते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी का पता है, लेकिन अगर वो किसी और हलवाई से खरीद के हमें दे दे तो फिर उसकी वो बात यहाँ पर टूट जाती है। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, उसे खुद के बनाए हुए गुड्स हमें बेचने चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। व्हेन द गुड्स आर ईटेबल्स, एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ देयर परचेज स्टिपुलेट्स दैट सच गुड्स आर होलसम एंड नॉट इंजरियस टू हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे दूध खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो वो चीज़ें हेल्थ के लिए ठीक होनी चाहिए, इंजरियस नहीं होनी चाहिए, खराब ना हो चुकी हों, बासी ना हो चुकी हों। क्लियर। तो ये थी हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लाइड वारंटीज़ को पढ़ेंगे और कैविएट एम्प्टर क्या है उसको पढ़ेंगे। क्लियर। थैंक यू।